अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। तो आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो आजकल हर रोज हेडलाइंस बनाते हैं, एक ऐसे मिनिस्टर जो आजकल बड़े बड़े जजेस को दिल्ली की भाषा में कहूं तो हड़काते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों से दूसरे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। प्लीज वेलकम भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू। और आपकी अदालत के आज के इस खास शो में हमारे जज हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर दिवाकर, और इससे पहले कि हम सवाल पूछना शुरू करें भारत के कानून मंत्री से, आज के जज दिवाकर जी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं किरण रिजिजू पर, हम सिलसिला शुरू करें। एक नजर डालेंगे भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू के पॉलिटिकल करियर पर। भारत के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू आजकल चर्चा में हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपने बयानों के कारण। किरण रिजिजू ऐसे गांव से आते हैं जहां न बिजली थी न सड़क। चीन के बॉर्डर पर अरुणाचल के नाखू गांव के रहने वाले किरण रिजिजू कॉलेज के दिनों में बेस्ट एथलीट थे। आजकल भी इनकी फिटनेस की काफी चर्चा होती है। किरण रिजिजू कभी फुटबॉल के मैदान में दिखाई देते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हुए, तो कभी करतब दिखाते हुए। किरण रिजिजू मोदी सरकार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर काफी पॉपुलर हुए। My dream is to see India come back with that glory which we have lost. आज भी प्लेयर्स कहते हैं कि किरण रिजिजू ने देश के स्पोर्ट्स कल्चर को बदल दिया। उनके रहते हमारे खिलाड़ियों ने ज्यादा मेडल जीते। किरण रिजिजू 5 साल तक स्टेट होम मिनिस्टर भी रहे। वो ज्यादातर मुश्किल इलाकों में जवानों के साथ दिखाई देते थे। कभी कभी वो फाइटर जेट उड़ाते भी नजर आए। किरण रिजिजू डिजिटल मीडिया पर भी पूरी तरह एक्टिव हैं। इनके डांस का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसे लाइक किया। किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए काफी काम किया है। कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट किरण रिजिजू आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम किरण रिजिजू पर। आपकी अदालत में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू पर इल्जाम है कि ये जुडिशरी पर कंट्रोल चाहते हैं। किरण जी, पिछले कुछ दिन से आपकी बातों से पूरी जुडिशरी में तूफान मचा हुआ है। सारे जजेस, बड़े बड़े वकील ये कहते हैं कि ये कौन आ गया। वो कहते हैं बुल इन चाइना शॉप। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो उनकी दुकान में एक सांड घुस गया है। ऐसा है, मुझे जो संवैधानिक अधिकार दिया है और दायित्व हैं मैं वही निभा रहा हूँ। और सरकार और जुडिशरी के बीच में एक ब्रिज का काम लॉ मिनिस्टर करते हैं। मैं ऐसा बातें कभी नहीं कहता हूँ जो अब संवैधानिक है।
इसको कुछ लोग गलत तरीके से पेश करते हैं और गलत तरीके से कुछ न्यूज़ में भी दिखा देते हैं, तो कुछ लोगों को बोलने का मौका मिलता है। लेकिन आप देख देखिए, लीजिए, वो मैं जो गलत बात वो नहीं कहते बोलता हैं हूँ। कि पहले जो भी लॉ मिनिस्टर हुए, राम जेठमलानी, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, कपिल सिब्बल, अशोक सेन, बड़े बड़े, ये सब लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। आप अंबेडकर साहब का नाम भूल गए हैं। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये सारे कानून मंत्री प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, वकील क्या काम करते हैं। वो ये कहते हैं इनको कुछ पता है नहीं, ये दूल्हा है जो घोड़ी नहीं चढ़ा कभी। जो भी आज तक इस देश का लॉ मिनिस्टर बने हैं, वो कानूनी तौर पर उनका बहुत ज्ञान प्लस उसका अनुभव रहा है। तो कुछ लोगों को ये तकलीफ ज़रूर हो रहे हैं कि एक नया आदमी जिसको लॉ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अब वो लॉ के बारे में बात करते हैं। ये सब नहीं कहते हैं। जजेस में भी 99% जजेस मेरे पक्ष में ही सोचते हैं, मुझे मालूम है। एक दो टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन कुछ वकील हैं जो दूसरे आइडियोलॉजी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और बड़े वकील हैं। तकलीफ उनको ज़्यादा है कि वो तो मैं कहते हैं लॉ कि मिनिस्टर भाई बन गया। एक गांव से आया, ऐसा गांव ना बिजली ना पानी, एक ट्राइबल एरिया से आया, अब हमें बताएगा कानून क्या होता है। वो बात सही है। मैं तो बहुत छोटा गांव और जहाँ कुछ भी नहीं था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे वहाँ लगभग 80% उन इलाकों में कोई ना रास्ता था, ना पानी का व्यवस्था, ना बिजली, कुछ भी नहीं था। वहाँ से मैं आया हूँ, तो इसलिए उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसको गला नहीं उतरते हैं, और वो सोचते हैं कि वो सालों साल 50 साल 60 साल से कानूनी पढ़ाई करके वो देश की अदालत में काम कर रहे हैं, और नया आदमी इतने दूर दराज से आकर के सरकार के पक्ष में बात करते हैं। तो ये उनके सोच में प्रॉब्लम है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, संसद में 2-3 सीनियर एमपीज और कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री लोगों ने कहा है कि लॉ मिनिस्टर नया है, उसको कुछ पता नहीं है। तो ठीक है, मैं नया हूँ, तो नया नया बातें सुनने को मिलेंगे। लेकिन देश के इतिहास में पहले ऐसा कोई कानून मंत्री नहीं हुआ, ऐसा कोई लॉ मिनिस्टर नहीं हुआ जितने जुडिशरी पर इस तरह से हमला किया। जो बातें अगर मुझे कहना चाहिए, अगर मैं उसको सही तरीके से कहता हूँ, उसको हमला नहीं मानना चाहिए। और जुडिशरी को हम सब मान्यता देते हैं, और भारत का लोकतंत्र अगर मजबूत से चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत का जो न्याय प्रणाली है, जुडिशियल स्ट्रक्चर है, ये मजबूत है, रोबस्ट है। और इसलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी के जो कामकाज में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामकाज में हस्तक्षेप ना करे। बीच में एक लक्ष्मण रेखा जो खींचा हुआ है संविधान से, हमको ये प्राप्त हुआ है, उसको कोई पार ना करे तो ये देश के लिए भला होगा। आपने कुछ ज्यादा ही बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। देखिए, मेरे पास में पिछले 7-8 दिन के अखबार हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अखबार हैं। इनके हेडलाइंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हाईजैक किया, किरण रिजिजू। कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू का जजों पर निशाना। किरण रिजिजू ने कहा कि जज चुनाव नहीं लड़ते। किरण रिजिजू ने कहा आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है। किरण रिजिजू ने कहा सुप्रीम कोर्ट रॉन्ग है। अगर मैं पढ़ता रहूंगा शाम हो जाएगी, इतनी हेडलाइंस है, और आप कहने हमला नहीं करते। ऐसा है रजत जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 8.5 साल पार हो गए हैं, और 8.5 सालों में एक ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो हमारे सरकार ने जुडिशरी के अधिकार को कम करने के लिए या जुडिशरी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम किया हो। मैंने जितने बातें कहे हैं वो रिएक्शन में कहा है, मैंने अपने आप से ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया। जब कुछ बातें जैसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच से कहा गया है कि सरकार फाइल लेके बैठे हुए हैं, तो उसको मुझे जवाब देना ज़रूरी होता है लोकतंत्र में, कि हम फाइल लेके ऐसे नहीं बैठे हैं, बल्कि हम अपना प्रक्रिया में जो जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं।
तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए कि ऐसे बातें ना कहे जो गलत मैसेज लोगों के ऊपर में जाए और लोग गलत समझे। पहले तो कोई लॉ मिनिस्टर जवाब नहीं देता था सुप्रीम कोर्ट को, आप अकेले ऐसे विरले आए हैं। नहीं, पहले भी जवाब देते थे और पार्लियामेंट का चर्चा में भी भाग लेते थे। और मैं खुद पार्लियामेंट में बोलता हूं कि जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जुडिशरी के ऊपर में चर्चा करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें जिससे जुडिशरी को नुकसान हो। मैं खुद ही कहता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट के ओर से या कोर्ट के जजों के ओर से कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म या कहीं कहा गया हो जो सरकार के प्रति वो अनुकूल नहीं है, तो मैं उसको बहुत ही सरल तरीके से उसको या तो जवाब देता हूं या स्पष्टीकरण करता हूं। तो उसको अब न्यूज़पेपर में आ गया है, लेकिन मेरा ये कभी भी मंशा नहीं रहा कि अब मैं मैं आपको गलत बात सरल कहूं। तरीके से एक दो एग्जांपल बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रेकमेंड किया सौरभ कृपाल को हाई कोर्ट में जज बनाना है, आपने उनके पीछे आईबी और रॉ लगा दी। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ही संवेदनशील भी है और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में चर्चा नहीं कर सकते। तो मैं वो प्रक्रिया को तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन सरकार जो भी फैसला करते हैं या जो भी कदम उठाते हैं वो सोच समझ करके ही और अपना एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं। इसलिए उसको ना हमारे तरफ से ना जुडिशरी की तरफ से ऐसे चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में ला दिया ना। उन्होंने कहा कि सरकार सौरभ कृपाल को इसलिए जज अपॉइंट नहीं कर रही है क्योंकि वो सेम सेक्स के सपोर्टर हैं, और फिर ये भी कहा कि उनका जो बॉयफ्रेंड है, उनका जो साथी है, पार्टनर है, वो एक स्विस सिटीजन है, इसलिए उनको जज नहीं बनाएंगे। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पब्लिक डोमेन में लाए हैं। मैं अपने ओर से इसको प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जब मुझे कहना होगा जिस फोरम में एज अ लॉ मिनिस्टर और हमारे ऊपर में हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके सोच उनके गाइडेंस के मुताबिक हम काम करते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके अदालत में आया हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उन बातों को कह नहीं पाऊंगा। लेकिन आपने तो कहा है ना कि जजेस को आईबी रॉ की रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, और वो ये कहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसपेरेंसी का पैमाना अलग अलग होते हैं। अब देश हित में कोई ऐसे चीज़ें हैं जो अगर लोगों के सामने में नहीं बताना चाहिए तो वो नहीं बताना है, और लोगों के हित में जो चीज़ बताना चाहिए उसको छुपाना नहीं चाहिए। वो चीज़ क्लियर है, कौन सा चीज़ बताना है कौन सा नहीं बताना है। देखिए, आज आपकी अदालत में जनता भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, बता दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ आपके अदालत में जितने लोग आए हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ, बहुत क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि वही मुझे कहेंगे कि जो देश हित में नहीं बताना चाहिए वो मत बताइए, वही कहेंगे मत बताइए। लेकिन जजेस को ये लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करना चाहती है, अपनी पसंद के जज अपॉइंट करना चाहती है। देखिए, संविधान में तो बहुत साफ है कि जजेस का अपॉइंटमेंट 93 तक तो सरकार ही करते थे, और संविधान में भी वही लिखा है। मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगा, वो संविधान ने ही क्लियरली लिखा है, इसमें तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप जो संविधान खोल के देख लीजिए कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं और कौन करना चाहिए। बाद में परिभाषा बदल दिया गया है 93 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया और कॉलेजियम बनाया। हाई कोर्ट जजेस के लिए 3 मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 मेंबर, और हाई कोर्ट में वहाँ से नाम भेजने के लिए 3 मेंबर कॉलेजियम। 93 में इसका पहला शुरुआत हुआ और 98 में इसका विस्तार हुआ। व्यवस्था कोर्ट ऑर्डर से बदल दिया गया था। अब उस पर मैं क्या कहना है कि ये तो देश के लोगों को ही कहना है कि नहीं, अब प्रॉब्लम तब होती है जब आप कहते हैं कि जज चुनाव नहीं लड़ते, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ना है, वो तो संविधान में लिखा हुआ है कि जजों को चुनाव नहीं लड़ना है और अपॉइंटमेंट के माध्यम से वो जज बनते हैं।
कई लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई राजा तो नहीं होता है जिस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। लोकतंत्र में मैं आपको रजत जी क्लियरली बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मालिक जनता होता है और संविधान हमारा सबसे एक ऐसा किताब है जिसको सबको मानना चाहिए। ये पवित्र किताब है। मैंने कहा कि जजों का चुनाव तो होता नहीं है, लेकिन जजेस भी ये सोचे कि उसका काम काज अच्छा हो ताकि जनता देख रहा है। मैंने इस संदर्भ में कहा था। और साथ साथ ये भी कह दिया कि कुछ जजेस ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। ये मैं जब लॉ मिनिस्टर नहीं बने उससे पहले भी ये चर्चा हुई थी, और जब मैं मंत्री नहीं बने, मैं ऑपोजिशन एमपी थे, तब भी मैं ये बात सुनते थे कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई पार्लियामेंट का पावर को अपने हाथ में ले लिया। ये नया बात मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये बात चलती आ रही है और उसी को आजकल ज़्यादा सुनने को मिलता है। नया बात यह है कि आप जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल कर ही नहीं सकता है और सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा ना, मोदी जी ने 8.5 साल में जुडिशरी के लिए जो काम किया है, जजेस का फैसिलिटी को बढ़ाया है, कोर्ट रूम्स बनाने के लिए, लॉयर्स हॉल बनाने के लिए पैसे पहले मुश्किल से 1000-2000 करोड़ भी मुश्किल से मिलते थे, अगले 4.5 साल में खर्चा करने के लिए 9000 करोड़ नीचे के अदालतों में अलग अलग फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए इतना पैसा आवंटन भी कर चुका है। जो मोदी जी की सरकार ने जुडिशरी के लिए जो काम किया है उसका आधा भी पूर्व किसी सरकार ने नहीं किया। उसके बाद फिर हमको इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम जुडिशरी को कब्जा करने चाहता है। ये सोचना भी गलत है, और अगर ऐसा कोई कहता है तो उसका सोच में जरूर होगा, क्योंकि रजत जी आपको मालूम होगा कमिटेड जुडिशरी का जो आर्गूमेंट इस देश में पहली बार इंदिरा गांधी जी के समय में आए थे, और उस समय जजों का सीनियरिटी को भी सुपर सेशन करके जूनियर जज को सीनियर जज बनाया गया था, इमरजेंसी लागू किया गया था, जुडिशरी को कंट्रोल में लाया गया था उस समय। और वो लोग हम लोगों को कहते हैं कि जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं। आज बताइए एक उदाहरण जहां हमारे सरकार ने जुडिशरी को बातों को हमने नहीं माना, या जुडिशरी को हमने गलत तरीके से उसको नीचा दिखाने का कोई काम मैं किया देता हूं आपको उदाहरण। बताइए कुछ है तो। किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर, आपने कहा कि जजेस को सोच समझकर बोलना चाहिए, जजेस को जजमेंट की बात करने से पहले इधर उधर के कमेंट नहीं देने चाहिए। ये ओल्ड विजडम है, ए जज स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला वो अंतिम होता है, जब तो उसको बड़ा कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करते हैं तो कोर्ट का फैसला फाइनल है। इसलिए कोर्ट में जो जजमेंट देते हैं जो जज साहब, वो जजमेंट में नहीं लिखेंगे और कुछ और टिप्पणी देंगे तो वो सही बात नहीं है। तो ये तो एज ए लॉ मिनिस्टर मुझे कहना ही चाहिए। आप उनको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बेल एप्लीकेशन सुनने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं सुनना चाहिए। मैंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हमारे देश का न्यायालय है, वहाँ बड़े मुद्दे जो होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, संवैधानिक मुद्दे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। और बेल एप्लीकेशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट बेल है, ह्यूमन राइट्स का इशू होता है, लिबर्टी का इशू हो सकता है, या किसी का फांसी देने का मामला हो सकता है, ऐसा मुद्दे जो होते हैं उसका बेल सुन सकते हैं। लेकिन आप 420 का कोई बेल का मुद्दा होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का समय खराब होता है। इस दृष्टि से मैंने कहा था, मैंने कभी भी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेल पिटीशन नहीं सुनना चाहिए। देखिए, तभी तो जो बड़े बड़े वकील हैं वो कहते हैं कि इनको कुछ कानून की समझ नहीं है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा, बेल नॉट जेल इज द रूल। रूल नहीं है, ये एक माना जाता है कि इस प्रिंसिपल से देखा जाना चाहिए कि पहला बेल मिलना अधिकार है, नहीं तो फिर जेल जाएंगे। ये एक लीगल विजडम का एक बात है, ये कोई रूल ऐसा तो है नहीं है। अब यही तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस को लगता है कि एक आदमी ऐसे गांव से आया जहां पर गाड़ी नहीं थी, सड़क नहीं थी, वो बताएगा कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं, ये जज लोग ये नहीं कहते हैं। ये जो आप कह रहे हैं, ये कुछ कांग्रेस और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े वकील हैं, वो पार्लियामेंट भी चलाना चाहता है और कोर्ट भी चलाना चाहते हैं।
वो लोग ये बात कहते हैं या उकसाते हैं दूसरा को कहने के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू जुडिशरी को धमका रहे हैं, ये पॉइजन पिल फॉर जुडिशरी है, यानी किरण रिजिजू न्यायपालिका के लिए जहर की गोली है। आप रजत जी खुले कैमरे में तो जज साहब तो कुछ कहेंगे नहीं, आप कैमरा बंद करके कभी किसी जज के साथ बात कीजिए। मेरे जो कामकाज या मेरा जो तौर तरीके हैं, किसी जज को पूछे कि उनको आपत्ति है क्या। सारे जज से जब हम मिलते हैं, हम उसी को ऐसे रूप देखते हैं कि एक दो इंसान आपस में मिलते हैं, कैसे पेश आना चाहिए। हम कोई एरोगेंसी, कोई धमकाने वाला ऐसा तो इंसान तो मैं हूं नहीं। तो ये कांग्रेस अपने आप सोच के बोलते हैं, ये जज नहीं कह रहे हैं, ये जुडिशरी नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं ये बात। आपके एक और दोस्त है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी ने सारे इंस्टीट्यूशन तो पहले ही कब्जा कर लिया, सीबीआई पे, ईडी पे, अब जुडिशरी पर भी, न्यायपालिका पर भी कब्जा करना चाहते हैं किरण रिजिजू। सबसे पहले तो आप अरविंद केजरीवाल जी का बात को सीरियस ना ले। वो ऐसे ही कहने के लिए कह देते हैं और वो शायद याद भी नहीं रहता होगा उन्होंने ऐसे बातें कह दी है। वही अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बनने से पहले कहते थे कि संविधान को नहीं मानते हैं। वो एक तरह से एनार्किस्ट के मानसिकता रखने वाला है और वो कुछ अनाप शनाप बातें करते हैं। इनका जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे, अभी तो मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग मिलते हैं तो फिर अच्छा से बातें होते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि बात करने में, देखने में तो भोला भाला है, लेकिन बाहर जाके ऐसे बातें क्यों कह देते हैं। और राहुल गांधी राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि आप जुडिशरी पर कब्जा कर रहे हैं, आप जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं और जुडिशरी आपके फेवर में सारे फैसले देती है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, उसको जो चिट लिख के देते हैं, जो बातें कहने के लिए उनके जो एडवाइजर्स है जो कहते हैं वो वही कहते हैं। अगर वहां से भटक गया तो वो फंस जाते हैं और उसका पार्टी बचाने में 24 घंटे टाइम लगाते हैं। इसलिए लोग क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन हम तो सम्मान देते हैं। वो सांसद है और कांग्रेस लीडर है तो हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान नहीं, देश को नुकसान जरूर होता है उनके बातों से। और कपिल सिब्बल, वो तो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कहते हैं किरण रिजिजू को न कानून पता है, न सुप्रीम कोर्ट पता है, न वकील कैसे काम करते हैं ये पता है, और बन गए हैं लॉ मिनिस्टर। कपिल सिब्बल जी तो वरिष्ठ है, उन्होंने 4 महीने पहले एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया है। अब जो आदमी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, वो मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसके पास तो इस तरह से बातें करने का हक नहीं है। वो जो उसको पैसे देते हैं उसी का केस लड़ते हैं, उसी का बात बोलते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट व्यू नहीं होते हैं। मैं बाकी वकीलों को तंज नहीं खींच रहा हूँ, मैं सिर्फ सिब्बल साहब को ही बोल रहा हूँ कि मैं भले गांव से आया हूँ, लेकिन मेरे पास भी सोचने का एक क्षमता है और मोदी जी ने विश्वास किया है तो कुछ सोच के ही भरोसा किया होगा ना। हाँ, लेकिन ये बड़े बड़े वकीलों को लगता है कि आप जो अंग्रेजी बोलने वाले वकील हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी रीजनल भाषा होनी चाहिए। ये रजत जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अंग्रेजी बोलते होंगे, कुछ लोग बुरा ना पाइए। जो अंग्रेजी ज़्यादा अच्छा बोलता है उसका कोर्ट फीस बहुत ज़्यादा होता है, उसको 20, 30, 40 लाख मिलते हैं, और जो हिंदी बोलते हैं उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। हमारे भारत देश में ऐसा क्यों प्रथा है बताइए? इसलिए मैंने कहा हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में तो है ही है, रीजनल भाषा, भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली, मराठी, पंजाबी, जो भी भारतीय भाषा है उसमें भी बहस क्यों नहीं होना चाहिए कोर्ट में बताइए?
अंग्रेजी ही क्यों होना चाहिए? इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में एक मंत्र दिया कि भारतीय भाषा को भारतीय कोर्ट्स में कैसे आगे ले जाना चाहिए उसको सोचा जाए। तो एक कमेटी बना, जस्टिस बोबडे साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है भारत के, उनके नेतृत्व में कमेटी बने हैं, मेरे से बातचीत हुए हैं और इसको हम लोग एक वोकैबुलरी का एक वो बना रहे हैं, एक बैंक डाटा बैंक भी बना रहे हैं और भारतीय भाषाओं में जो मेन जो पॉइंट्स है या जो मेन वर्ड है जो कॉमन कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसका भी चिन्हित किया जा रहा है। और आगे जा कर के हम लोग का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को एग्री करते हैं। अभी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने भी मुझसे बात किया और जितने पुराने जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करके पब्लिक के लिए अवेलेबल कर रहे हैं और धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन का व्यवस्था भी करेंगे। कोविड के समय में भी आप देखा होगा कोर्ट चलता रहा, क्यों? क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन प्रोसेस का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जो डिजिटल इंडिया का कैंपेन है मोदी जी ने जो चलाया, उसी का तहत हमारे कोर्ट्स को मजबूत किया, तभी तो कोविड के समय में भी भारतीय कोर्ट कंटिन्यूसली चलता रहा। देखिए, बड़े बड़े वकील ये कहते हैं कि किरण रिजिजू ने तो प्रैक्टिस की नहीं, इन्होंने तो पैसा कमाया नहीं, अब हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि देश जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, बन भी गई है एक दृष्टि से, तो उसमें काम बढ़ेगा और केसेस ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा मैटर जुडिशियल रिव्यू के लिए आएंगे, तो उतने ही वकीलों को मौका मिलेगा। तो वकीलों को ज़्यादा काम मिलना चाहिए, ये मेरा मत है। मैं इसका खिलाफ हूँ कि सारा काम कुछ एडवोकेट का पास जाए, ये मैं विरोध करता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जो सीनियर लॉयर्स है वो अपना केसेस को जूनियर्स को भी बांटना चाहिए। कोविड के समय में कोई एक जज एक दिन में 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी कमाया है, एक दिन में। एक लॉयर, जज नहीं, एक लॉयर, मैं जज के बात नहीं कर रहा हूँ, जजेस के बारे में कहना नहीं चाहिए। एक लॉयर इतना कमाते हैं और कई ऐसे लॉयर है जिसको दिन में 10 रुपया भी नहीं मिलता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सब जो स्पेशली जो छोटे छोटे नए जूनियर लॉयर्स है उनको मौका मिलना चाहिए। तो भारतीय भाषाओं में अगर चर्चा होगा कोर्ट में तो काम सबको मिलेगा। जनता में सवाल पूछना चाहते हैं लॉ मिनिस्टर से रिलेटेड। सर, अभी तक क्या रीज़न रहा है कि इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं और बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये केसेस पेंडिंग ना रहें और जल्द से जल्द सॉल्व हो सके? लगभग 4 करोड़ 90 लाख के आसपास इस वक्त हमारे पेंडिंग केसेस है। इसको कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतने जो केसेस है उसको तुरंत कैसे हल किया जाए वो रास्ता ढूंढ रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होते हैं, पुलिस होते हैं, वकीलों का टाइम होता है, केसेस को बंचिंग करना पड़ता है, तब जाके डेट मिलता है, फिर हियरिंग होता है, डिस्पोज करता है, प्रक्रिया लंबा है। दूसरा ये कि हम अल्टरनेटिव रास्ता भी देख रहे हैं। कई ऐसे केसेस है जो कोर्ट में नहीं जाने से भी मीडिएशन के माध्यम से भी सुलझाया जा सकता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का जो हमने शुरुआत की है, आर्बिट्रेशन हो, कॉन्सिलेशन हो। गाँव में कुछ चीज़ें होते हैं वो फैमिली मैटर है, वो कम्युनिटी लेवल में मीडिएशन करके सॉल्व कर सकते हैं, कोर्ट जाने का क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से कई हमने रास्ता खोजे हैं और कोर्ट के जो अलग अलग स्तर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी हम बातचीत करते हैं। और मेरा ये मानना है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी सपोर्ट दे रहे हैं और जुडिशरी भी प्रोएक्टिव है, हम तालमेल करके ये जो पेंडेंसी है इसको हम कम जरूर करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आजकल अगर एक जज एक दिन में 100 केस डिस्पोज करते हैं, 200 केस नहीं आ जाते हैं, तो केसेस डिस्पोजल फास्ट हो रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नया केस उसका दोगुना स्पीड से आ रहे हैं, इसलिए पेंडेंसी बढ़ रहे हैं। लेकिन डिस्पोजल का रेट बहुत फास्ट हो गया, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, हमको बहुत और तेजी से आगे और कदम उठाना। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब केस अर्जेंट होते हैं, जनता कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस तारीख को कम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोगों के बीच में कई लेवल में बातें हुए हैं। जितना जल्दी हो सके डेट जल्दी देना चाहिए और हियरिंग जल्दी हो, इसलिए तो कोई डिले ना करे। कभी कभी क्या है ना, वकील खुद ही डेट ले लेते हैं कि
इसको अगले बार हियरिंग किया जाए। मैं कोई एस्पर्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मटेरियल सपोर्ट नहीं मिलते हैं, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि मैंने अपना चार्जशीट तैयार नहीं किया, या बहुत कारण होते हैं। कभी कभी विटनेस नहीं आते हैं, विटनेस को ढूंढना पड़ता है, तो विटनेस नहीं आते तो केस फिर पोस्टपोन हो जाते हैं, अगले डेट में चले जाते हैं। कई बातें हैं, कई कारण है। ये सारा जो इसको एक सूत्र में बांध करके सॉल्यूशन निकल सकता है। यहां सॉल्व करेंगे एक चीज को, दूसरे चीज को हम नहीं देखेंगे, फिर बात तो वही फंस जाएंगे। एक दूसरी चीज आपने दिखाई थी जजेस को, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में छुट्टियां बहुत होती हैं, जज छुट्टियां बहुत सी लेते हैं। कोर्ट में वो बात सही है कि छुट्टियां होती हैं। उनको पसंद नहीं आई ये बात? नहीं, ये मैंने कहा। रजत जी, आपको मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं हमारे जनताओं के सामने में, जुडिशरी जो कोर्ट्स के जजेस बहुत छुट्टी लेते हैं और वेकेशन जाते हैं, ये मैंने नहीं कहा। ये सवाल आया था राज्यसभा में, कांग्रेस के एमपी ने सवाल किया कि जजेस इतने लंबे लंबे छुट्टी में क्यों जाते हैं। तो मैंने कहा ये प्रथा है, व्यवस्था बनाया हुआ है। और एक बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग एक जज कितना मेहनत करते हैं वो हम लोग देखता नहीं है। मैं सच आपको कहता हूँ, भारत के एक जज जितना मेहनत करता है, दुनिया में कोई जज इतना मेहनत नहीं करते। बाकी देशों में, अमेरिका देशों में एक जज एक दिन में एक केस देखते हैं, हमारे एक जज 100 केस देखते हैं। 50-60 केसेस तो मिनिमम होते हैं। तो हमारे जजों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। छुट्टियां जरूरत होता है क्योंकि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है ना। 24 घंटे काम करके अगर नहीं सोएंगे तो कोलैप्स हो सकते हैं। आदमी का एक लिमिटेशन होता है काम करने का। मैं कितना लंबा छुट्टी होना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा जो एक ब्रेक तो बनता है जजों के लिए। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू पर आरोप है कि ये हर मामले में टांग अड़ाते हैं। किरण जी, किसी की भी बात चल रही हो, अब जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच में तकरार चल रही है। केजरीवाल कह रहे हैं ये एलजी कौन है, कहां से आया, हमारे सिर पे बिठा दिया। आप बीच में इंटरफेयर करते हैं, आप ट्वीट करते हैं और आप ये कहते हैं जनता इसका करारा जवाब देगी। वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे बात असेंबली में कहा, एलजी कहां से आया, संविधान में लिखा है भाई, फिर भी कह रहे कि एलजी को बिठा के रख दिया दिल्ली में। तो दिल्ली में बिना एलजी का ऐसे चलना चाहिए क्या? ये देश का राजधानी है। तो कुछ चीज़ जो है ना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। बातें जो पर्सनल बात कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से अटैक करना, तो कानूनी तौर पर अगर मुझे लगता है कि बहुत ही गैर कानूनी बात करते हैं, गैर संवैधानिक बात करते हैं, तो मुझे बताना जरूरी समझा। अब आपने उनको ये नहीं बताया कि 2 करोड़ लोगों ने जिस मुख्यमंत्री को चुना उसके सिर के ऊपर आपने एक एलजी बिठा दिया। तो वो संविधान में लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सिस्टम है। तो अरविंद केजरीवाल संविधान नहीं मानते हैं इसलिए कह रहा होगा, लेकिन हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं। अब देखिए एक और मामला, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आईएनबी मिनिस्ट्री ने उसको ब्लॉक कर दिया, मोदी जी के खिलाफ थी, होम मिनिस्ट्री उस पर एक्शन ले रही है, आप बीच में कोई टपक पड़े? मैं ऐसा है, ये बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज 20 साल से भी ज्यादा, देश में कुछ ऐसे लोग हैं देश का छवि को खराब करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं, केस चला रहे हैं। आखिर केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह बारीकी से केस को सुना और निर्णय किया कि इस केस में कोई दम नहीं है। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सोची समझी साजिश और एक गलत तरीके से बदनाम करने के लिए किया गया प्रक्रिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला कर दिया तो बीबीसी कोई फिल्म बनाते हैं और देश में कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट, ये माओवादी, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट दिया है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ये लोग। तो कानून मंत्री होने के नाते मुझे कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा देश में सुप्रीम है, बीबीसी या ये जो बाकी जो दिखाते वो हमारे लिए कुछ नहीं है। देखिए किरण जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट देखी मैंने,
उन्होंने लिखा कि बीबीसी को ब्लॉक करने के लिए सेंसरशिप लगा दी, इसको ब्लॉक करने के लिए बिजली काट दी, लोगों को अरेस्ट कर लिया। पता नहीं ये लोग अंग्रेज लोग तो चले गए, अभी भी बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लिखता है उसी को मान्यता देते रहते हैं ये लोग। हम लोग इसको मान्यता नहीं देते। हम अपने देश में देश का फैसला, देश का जनता, देश का सुप्रीम कोर्ट और देश का जो सिस्टम है हम उसी से चलेंगे। बाहर का धमकीबाजी, बाहर का दादागिरी से मोदी जी का सरकार चलने वाला नहीं है। अच्छा, मैं देश के लोगों की बात कर रहा हूं आपसे। आपने जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनानी शुरू कर दी। ऐसा है, जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैटर है, और लोगों ने ये समझा कि जम्मू कश्मीर जो है भारत के साथ विलय करने का जो प्रोसेस को डिले हुआ था महाराजा हरि सिंह की वजह से, ये सबने पढ़ा और सबने यही सोचा। हकीकत कुछ और था। तो मैंने नेहरू जी के खुद ही वक्तव्य दिया है, पार्लियामेंट में खुद ही ये बातें बताई थे कि महाराजा पहले आए थे 1947 15 अगस्त से पहले महाराजा आए थे, रिक्वेस्ट किए थे, हम ही ने डिले कराया, खुद कहा, और इसी बात को मैंने जनता के सामने में लाया। तो इसमें गलत काम किया मैंने? सही काम तो किया है। मुझे पता नहीं है आपने गलत किया कि सही किया, लेकिन आनंद शर्मा को बात अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू ने को ना हिस्ट्री की समझ है, ना उनको कोई कानून की समझ है, ना विरासत को जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिमागी दिवालियन पर मुझे दया आती है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता है, एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है, और उस परिवार के अलावा उन लोगों का समझ कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। इसलिए जब हम उस परिवार से आगे सोचते हैं देश हित में, तो उनको तकलीफ होते हैं। हमारे लिए परिवार कुछ नहीं है, हमारे लिए सब कुछ देश है, और देश हित में अगर कुछ चीज़ बोलना पड़ेगा तो ज़रूर बोलेंगे हम। आपकी अपनी पार्टी के बारे में बता देता हूं, आप कैसे इंटरफेयर करते हैं, अननेसेसरी कमेंट करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कमेंट किया कि जो लोग बीफ खाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। इसमें भी आप बीच में कूद पड़े। आपने कहा जिसको जो खाना खाए आज़ादी है पूरी। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मिजोरम में एक प्रेस वार्ता चल रहा था, उस समय इनफॉर्मल टॉक चल रहा था, किसी ने छुप के रिकॉर्ड करके उसको इंडियन एक्सप्रेस में छपवा दिया और विवाद किया मुद्दे को। ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये कहा कि भारत में सब कुछ, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, हम संविधान के प्रक्रिया से ही चलेंगे, मैंने इतना ही कहा था। उसका मतलब ये निकाला गया कि किरण रिजिजू बीफ खाते हैं। मैं खाता नहीं खाता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, संविधान में जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, मैंने यही बात कहा था। और बातें जो है इस तरह से उन्होंने घुमा करके लिख दिया और यहाँ 3-4 दिन इसको एक विवाद का मुद्दा बनाया था। ये 2014 का बात है। इस तरह से मैंने कोई बातें कहीं नहीं कहे थे, वो छुप के रिकॉर्ड करके बाद में उन्होंने उसको मैनिपुलेट करके दिखाया था। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, लेकिन आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलनी आती है? अरुणाचल प्रदेश 1962 में जब चीन ने कब्जा किया था और कई इलाके, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा गांव, सारा जिला चीन के कब्जे में चले गए थे, उससे पहले ही हमारे लोग धीरे धीरे हिंदी और बाकी भाषा जैसे आसामीज वगैरह बोलने लग गया था, क्योंकि एजुकेशन के लिए कई टीचर्स बाहर से आते थे। और बाद में 62 के बाद में जब काफ़ी इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट वहाँ होते थे और हमारा लोकल फोर्सेस भी जैसे एसएसबी वगैरह होते थे, तो हम लोग सब उस समय से ही हिंदी बोलने में हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि हमारे देश का भाषा है। और हिंदी के अलावा कोई भी भारतीय भाषा मौका लगे तो बोलते हैं। और अरुणाचल का आदमी, हर एक आदमी, मैं बोलता हूँ बच्चा से लेकर के बूढ़े तक 100% हिंदी बोलते हैं। आपकी हिंदी वाकई में अच्छी है, मैं तारीफ करूंगा, लेकिन इतनी अच्छी है कि अब राहुल गांधी से कहते हैं बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। राहुल गांधी जी के बारे में तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो बहुत इंटरनेशनल आदमी है। हर महीने
20 दिन बाहर रहते हैं, 2-3 दिन इंडिया में रहते हैं, और अभी यात्रा कुछ कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आपका छवि बदलना है इसलिए यात्रा करो, तो वो तो इंटरनेशनल आदमी, हम तो गाँव भारत के हैं। जोड़ो यात्रा से कुछ आपको लगता है छवि बदली है उनकी? देखिए रजत जी, ये भारत जोड़ो करके हम लोग चर्चा में नहीं जाना चाहिए। आज के दिन में भारत देश, स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था कि 21वीं सदी भारत का सदी होगा और भारत एक डेवलप्ड नेशन, विकसित देश बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सपना पूरा हो रहा है तो बाकी चर्चा क्यों करना चाहिए? आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में कानून मंत्री किरण रिजिजू पर आरोप है कि ये चीन से डरते हैं। किरण जी, कुछ लोग कहते हैं कि इतना डरते हैं कि जब आप होम मिनिस्ट्री में थे 5 साल, तो आपने बहुत बड़ी एक वॉल लगाई हुई थी स्क्रीन की, और उससे आप हमेशा नजर रखते थे चाइना पे, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा था, वो जो स्क्रीन लगाया हुआ था गूगल अर्थ का, वो तो डेवलपमेंट के लिए, हमारे सड़कें बना रहे हैं तो कहाँ बना रहे हैं, अगर ब्रिज बना रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर पहाड़ कैसा है, गांव कैसा है, वो उसके लिए था। जहाँ तक चीन, आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया चीन से डरता है। मेरे इल्जाम नहीं, यही तो राहुल गांधी रोज कहते हैं कि आप चीन से डरते हैं, कायर हैं। आपके गांव के 40 किलोमीटर दूर पर एलएसी है, वहां चीन आके बैठ गया है, आप कुछ कर नहीं रहे। देखिए, शॉर्टकट मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उस समय कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी साहब ने पार्लियामेंट में बहस करते समय कहा था 2013 में कि इतने सालों तक चाइना बॉर्डर में रास्ते नहीं बनाए, ब्रिजेस नहीं बनाया, डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि चाइना को डरते थे, और अगर रास्ता बनाएंगे तो उसी रास्ता के माध्यम से चीन कब्जा कर लेंगे और जल्दी हमारा यहाँ अंदर घुसेंगे। ये मानसिकता से इतने साल तक हमारे पूरे बॉर्डर एरिया अंडर डेवलप रहा। मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, सारा पॉलिसी चेंज किया। आज सारे बॉर्डर एरिया, जो मेरे गांव से लेकर के जो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक, और जितना बॉर्डर एरिया है, इवन कोस्टल में भी, आज रास्ते बन रहे हैं, आज वहाँ ब्रिजेस बन गए हैं, वहाँ बिजली पहुँच रहे हैं, घर घर पानी पहुँच रहे हैं, गैस पहुँच रहे हैं। तो अगर कांग्रेस जैसे सोचते हैं, उस मानसिकता से काम करता, तो फिर मोदी जी भी वैसे ही छोड़ देते सारा बॉर्डर एरिया को कि आप पढ़े रहो, डेवलप नहीं होना चाहिए ताकि कोई ना आ सके डर के मारे। तो ये जो बोल रहे हैं ना राहुल गांधी, हर रोज चाइना 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 चिल्लाते रहते हैं। इनको मालूम नहीं है कि नेहरू जी के समय से लेकर के इनके सोनिया गांधी का समय तक इन्होंने जो हालत करके रखा हुआ था बॉर्डर एरिया, ये लोग तो माफी मांगने से भी मुझे शांति नहीं मिलेगा, इतना इन्होंने गरीबी का हमारा वहाँ व्यवस्था करके रख दिया, सबको गरीबी रहो। देखिए, आप तो उस एरिया को जानते हैं, आप वहां रहते हैं, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं रजत जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपने शुरू में कहा इस बात को, मैंने एरोप्लेन पहले देखा और गाड़ी बाद में देखा, क्योंकि हमारे वहाँ रास्ता तो था नहीं, कुछ था नहीं। लेकिन चाइना वार के बाद 1962 के बाद फाइटर एयरक्राफ्ट जो ट्रेनिंग होते थे, इतना फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते थे हमारे गांव के ऊपर। हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर के दिन 3-4 बजे तक एरोप्लेन ही एरोप्लेन हम लोग देखते थे, फाइटर एयरक्राफ्ट। गाड़ी तो हम तो बहुत बाद में देखे, जब पिताजी के साथ हम 3 दिन पैदल गए और हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास पहुंचा, तब मैंने जिंदगी में पहले बार गाड़ी देखा है। वो तो बहुत बाद में हमने गाड़ी देखा है जी। लेकिन राहुल गांधी के इस आरोप पे कितनी सच्चाई है कि अरुणाचल में चीन 4.5 किलोमीटर हमारी सीमा के अंदर आके बैठ गया? ये बात मैं दुख के साथ तो कह रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें बदमाशी नजर आता है। किसी विदेश अखबार ने, अखबार वहां अमेरिका का, किसी ने एक लेख लिखा कि अरुणाचल के अंदर में चीन घुस के गांव बनाया। फिर उस लेख को भारत का एक टीवी चैनल है, उसने सोशल मीडिया और चैनल में फिर ये दिखा दिया बड़ा से
कि अरुणाचल का अंदर में चीन ने घुस करके गांव बना दिया। फिर बाद में अगले दिन जब सच्चाई पता चला तो छोटा सा लिखता है, ओहो ये जो खबर है, हाँ चीन ने कब्जा तो किया है लेकिन 1959 में कब्जा किया था, छोटा सा लिखता है। फिर अगले दिन और एक लिखता है कि 1962 में कई इलाका कब्जा कर चुका था, ये अभी का नहीं है। लेकिन वो जो झूठ बोलने वाला बात तो चले गए, और जो स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन है, वो किसी ने देखा नहीं है। तो ये बदमाशी नहीं है तो क्या है? किरण जी, कुछ सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने जो दिखाई थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे चीन ने बॉर्डर के पास में गांव बसा दिया। और वो देख के आप बताइए कि क्या है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताते हैं कि बॉर्डर के बिल्कुल पास में चीन ने गांव बसा दिया। 101 घर यहां पर बना दिए, सैकड़ों लोगों को इसमें बसा दिया, और कहते हैं कि चाइना ने ये सारी बिल्डिंग्स बना ली ताकि उसकी स्थिति वहां पर मजबूत हो जाए। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो है सिक्किम और जो भूटान के उस साइड में चुम्बी वैली से नीचे तीस्ता नदी आते हैं, उसका तस्वीर है। वो भूटान साइड का है। और उससे पहले जो गोल गोल से जो आपने दिखाया एक सेटलमेंट का, उस साइड का है। मैं लास्ट ईयर वहाँ गए थे, और माजा जो हमारा लास्ट आखिरी पॉइंट है, माजा गए, और माजा में हमने हेलीकॉप्टर लैंड किया और वहाँ हमारा रास्ता कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो माजा से लगभग 15 किलोमीटर आगे ये गांव बनाया है। और ये माजा जो ये वाला ये फोटो है जो दिख रहा है, नवंबर 2020 की तस्वीर, ये जो है 1959 में जब हमारा वहाँ आर्मी नहीं थे तो असम राइफल्स डिप्लॉय थे, और चीन ने 1959 में उसको कब्जा किया और हमारे सारे असम राइफल के जवानों को मार दिया। एक दो बचे थे वो भाग गए, बाकी तो सब वहाँ कुर्बानी देना पड़ा अपना जीवन को। वो 1959 से है, और आज बदमाशी से देश को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि मोदी जी के समय में ये अंदर घुस के गांव बनाया। हिम्मत है तो खुद जाओ ना, जाके देखो ना कि 1959 में कैसे चीन ने कब्जा किया था। नेहरू ने तो कहा था कि आर्मी का जरूरत ही नहीं है इस देश में, उस समय का बात है ये। और ये इतना तकलीफ, मुझे तो बहुत तकलीफ इसलिए होती है कि एक तो झूठ बात फैलाया जाता है, और उसमें बड़े बड़े लोग भी उस झूठ को और बड़ा झूठ बना करके बोलते हैं। देश का सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ नहीं हो सकता है, और देश सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। मैं आपको बता सकता हूँ, इन्होंने बहुत सौदाबाजी की है पहले। लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि चाइना जो है वो तो युद्ध की तैयारी कर रहा है और हम इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरुणाचल में चीन के सैनिकों ने आकर हमारे फौज के सैनिकों की पिटाई कर दी। सबसे पहले तो आप बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि चाइना का आर्मी ने इंडियन आर्मी को पिटाई कर दिया। ये पिटाई शब्द कितना शर्मनाक शब्द है, और अभी पिटाई नहीं कर सकते हैं जी। अभी तो हम इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे। अब इंडियन आर्मी वो नहीं रहा जो कांग्रेस के समय में जो परिस्थिति में बना कर रखा हुआ था। हम लड़ाई करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा टेरिटोरी को सुरक्षित रखने के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए हम छाती ठोक के नहीं बोलते हैं। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं, ना कोई सोच भी सकता है और ना कभी किसी ने किया है। जनता में से जो लोग इस बारे में चाइना से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर डेफिनेटली आपने चाइना बॉर्डर को इंस्पेक्ट भी किया होगा, विजिट भी किया होगा, वहाँ के जवानों से आपकी इंटरेक्शन भी रही होगी। तो हमारे जो जवानों ने जो कहा है, दैट शुड बी आवर फाइनल वर्डिक्ट, दैट शुड बी फुल एंड फाइनल, देयर शुड बी नो कंट्रोवर्सी एट ऑल। हाँ, तो आर्मी ने क्लियर कट कई चीज़ें बताया है। कांग्रेस पार्टी ये तो मानते ही नहीं, आर्मी को नहीं मानते। अभी परसों भी एक स्टेटमेंट आया कांग्रेस पार्टी का कि जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया है, सबूत चाहिए। तो ये जो आर्मी का जो फाइनल शब्द कोई नहीं मानते। ये तो हम नहीं कह रहे ना, डिफेंस के जो सीनियर ऑफिशियल्स वही कह रहे हैं। लेकिन जब डिफेंस की ओर से कुछ कहा गया है और कह दिया गया है, फिर उसको सवाल राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए। किरण जी, कई बार राहुल गांधी बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि चीन से कैसे लड़ना चाहिए, फौज को कैसे काम करना चाहिए। उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने कहा था, सीखने की बात है। You are using
the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force to protect India from China. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the Army, Navy and Air Force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. अब मजदूरों को, किसानों को सपोर्ट करिए तो आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने जो दिया है, मुझे लगता है कि नेहरू जी ने जो बात कही थी कि इंडियन आर्मी को बैन कर दो, राहुल गांधी तो उस स्टेटमेंट को और इम्प्रूव करके बता दिया है। किसानों को, मजदूरों को लड़ाई लड़ने के लिए इसको ऐसा स्टेटमेंट है, इसको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता हूं मैं। लेकिन ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, युद्ध की पूरी तैयारी चाइना ने कर ली है, वो कभी भी अटैक कर सकता है, युद्ध होगा और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप कायर हैं। ये सारे चीज़ें जो डिफेंस पॉलिसी जो देखते हैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उस लेवल में इसका चर्चा होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में लड़ाई कब होने वाला है, कैसे होना चाहिए, राहुल गांधी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे बहुत चीज़ मालूम होता है, मेरे गांव, मेरे बॉर्डर एरिया में क्या होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होता है नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोगों को अपने बातों पे लगाम लगाना चाहिए कि कौन सा चीज़ बोलना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं बोलना चाहिए, देश हित में क्या है और देश हित में क्या नहीं है, इसका अंतर तो करे कम से कम। आपको क्या लगता है कि वो चाइना पर एक्सपर्ट हैं इसलिए बोलते हैं? वो तो अपने आप को हर चीज़ में एक्सपर्ट समझ सकते हैं, लेकिन उसको जो चीट दिया जाता है उसके बाहर बोलने से उसका पार्टी को नुकसान होता है। किरण जी, आज के अखबार में खबर छपी है जिसमें लिखा है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लेह पीडी नित्या, उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस हैव लॉस्ट एक्सेस टू 26 of 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन लेह लद्दाख। कई चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में हज़ारों किलोमीटर का जो डिस्टेंस में डिमार्केशन है ही नहीं है। कभी पेट्रोलिंग करते हैं, कभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है तो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि डिमार्केशन किया नहीं है। उन अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ कुछ ना पत्थर का निशानी कुछ है, ना कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर है। तो ये एक ऐसा इलाका है 15, 16, 18 हज़ार फीट के ऊपर में -30, -40 रहता है विंटर्स में। कई जगह ऐसे होता है लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग ज़रूर करते हैं। कभी कभी जहाँ सुविधा है तो अपना पेट्रोल पॉइंट भी रखते हैं। तो ये सब बहुत ही अनडेजिग्नेटेड एरियाज कुछ होते हैं, शायद उसी का से जिक्र किया, मैंने ये देखा नहीं है जो उन्होंने बताया। एक बात जनता के लिए आप बता सकते हैं, आप चाइना को, अरुणाचल को, बॉर्डर को अच्छी तरह जानते हैं, क्या चीन से हमारी सीमाओं पर खतरा है? क्या हमारी सेनाएं चीन का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, हमारा पूरा बॉर्डर एरिया सुरक्षित है और सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू पर इल्जाम है कि ये सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। किरण जी, सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि मैं उनसे 12 साल 8 दिन बड़ा हूं। तो अच्छी बात है ना, मेरा सोशल मीडिया चीफ जस्टिस फॉलो करते हैं तो ये तो खुश होने की बात है। और फॉर्मर चीफ जस्टिस कहते हैं कि जस्टिस रामन्ना, उन्होंने कहा कि मैंने इनका डांस देखा और उस डांस में इतनी एनर्जी थी, हाई एनर्जी डांस था, किरण रिजिजू पुट ट्विटर ऑन फायर। वो गांव में जब मैं जाते हैं तो गांव का पारंपरिक हमारे वहाँ लोक गीत होते हैं, डांसेस होते हैं, तो हम लोग करते हैं। उस समय का एक तस्वीर सामने में आया, उसको प्रधानमंत्री जी ने जब फिर से कमेंट करके ट्वीट किया तो पूरा देश में चर्चित हो गई। उसी को लेकर के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है।
तो उसकी एक झलक हम लोग लेते हैं। डिसेंट डांसर उसे कहा है प्रधानमंत्री ने। तो ये वहाँ का अरुणाचल का पारंपरिक डांस है। हाँ, वहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से वहाँ सिस्टम चलाते हैं। सब अपना कम्युनिटी का जो प्रैक्टिस है अभी भी चलाते हैं। और जो सलमान खान के साथ आप साइकिल चला रहे थे अरुणाचल में, वो कौन सा डांस था? वो फिट इंडिया कैंपेन जब लॉन्च किया था देश में 2020 में, तो उस समय फिट इंडिया को देश भर में इसको प्रभावी तरीके से कैंपेन को चलाने के लिए सलमान खान भी आगे आए और वो मेरे साथ में अरुणाचल गए। साइकिलिंग फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, तो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लस फिटनेस दोनों को मिलाने के लिए हम लोग ने किया था। और सलमान खान उसके लिए पैसे 1 रुपया पैसे नहीं लिए हमसे, बल्कि उन्होंने साइकिल का डोनेशन भी दिया और कुछ मदद भी किए, कपड़े भी दिए हैं। लेकिन वो देखने के बाद लोग कह रहे थे कि किरण रिजिजू भी हीरो बन सकते थे फिल्मों में अगर जाते तो। बिल्कुल नहीं, मुझे फिल्म कैसे बनाते हैं उसका अंदाज भी नहीं है। मैं तो आजकल फिल्म देखता भी नहीं हूँ। पुराने फिल्म देखते थे जब हम बचपन में, ये जो वीसीआर जब आए थे तो वीसीआर में देखते थे, या तो असम में जा करके सिनेमा हॉल में देखते थे। और हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक सिनेमा हॉल थे, वहाँ देखते थे। गांव में तो सिनेमा हमारे पास देखने का कॉलेज के ज़माने की एक तस्वीर मेरे पास में है, आप सलमान खान की तरह शर्ट उतार के नजर आ रहे हैं उसमें। हाँ, सबसे पीछे वाला शर्टलेस। तो कभी तमन्ना तो रही होगी कि मैं भी सलमान की तरह शर्ट उतार के सिनेमा में जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो फिल्म देखने का ही सिर्फ शौक है। फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। और इच्छा करना तो सपना हो गया, मैं सपना देखता नहीं हूँ उस तरीके से फिल्मों को लेकर के। लेकिन कमेंट फिल्मों वालों पर करते हैं। शिल्पा शेट्टी के लिए आपने लिखा कि फिटेस्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड। हाँ, तो फिट इंडिया कैंपेन के लिए शिल्पा शेट्टी यहाँ आए, हमारे मंत्रालय में हमसे मिले और काफ़ी योगा को प्रमोट किया। तो सरकार का अच्छा जो प्रोग्राम होते हैं फिटनेस को लेकर के, सब स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, देश को फिट इंडिया होगा तो फिट देश होगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो वैसे ही मैं जो भी फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार या कोई भी हस्ती अगर हमारा सरकार का कैंपेन को साथ देते हैं तो इतना तो बनता है कि मुझे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में ये भी बहुत चला कि आपने रवीना टंडन से कहा कि तवांग आ जाओ, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। हाँ, छुट्टी का। वो इसलिए कि लोग सोचते हैं कि हमारा वहाँ होटल नहीं मिलते हैं, सोने के लिए जगह नहीं मिलते हैं, कैसे पहुँचेंगे। तो मैंने कहा कि मैं बता दूंगा कहाँ होटल है, क्या है। मैं वहाँ का एमपी हूँ, लोकल एमपी होने के नाते लोगों को आकर्षण करने के लिए कि हमारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, टूरिस्ट आए, तो थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है ना, इनवाइट करना पड़ता है। जनता में से लोग सवाल पूछते हैं। पहले आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी आप लॉ मिनिस्टर हैं, तो अभी भी आप एथलीट, स्पोर्ट्समैन लोगों से टच में हैं क्या? अभी भी उनकी हेल्प करते हैं? स्पोर्ट्स मेरे लिए पैशन है। तो जितने जो स्पोर्ट्स स्टार हैं, बड़े स्टार जो ओलंपियंस है, मेडलिस्ट है, और छोटे छोटे जो खिलाड़ी है जो अभी नए 10-15 साल हुए हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, सब लोग मिलते हैं, अभी भी सब आते हैं। आजकल मेरे पास समय तो होता नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा 5-10 मिनट जब मौका मिले तो उनको मैं बुलाता हूँ, आ जाइए। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ऑफिस में फ़ोन करें। सरकार, देखिए, मंत्रालय कुछ भी हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि वो कंपार्टमेंट वाइज करके अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं चलाना है, सबको एक सोच के साथ बड़ा टारगेट को लेके चलना है। तो कई भी खिलाड़ी फंस जाते हैं, वीज़ा नहीं मिलते हैं, या कोई खिलाड़ी बीमार है, या कहीं खिलाड़ी को कहीं एक प्रॉब्लम में आ गया गांव में या किसी भी जगह में, तो मुझे मैसेज करते हैं, मैं तुरंत उसको जवाब देता हूं। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन से मेरा जुड़ना ये मंत्रालय के हिसाब से नहीं, मेरा इंटरेस्ट और मेरा पैशन के वजह से आज भी मैं जुड़ा रहता हूं। अभी हमारे जो पहलवान है, रेसलर्स हैं जिन्होंने मेडल जीते थे, वो धरने पर बैठ गए थे, उन्होंने भी आपको अप्रोच किया?
वो झगड़ा होता है ना तो बीच में मुझे नहीं आना चाहिए, वो झगड़ा ये अलग विषय है। वो फेडरेशन और खिलाड़ी के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में कुछ मुद्दे थे, तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं हूँ, तो ऐसा जो विषय में तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिटनेस के वीडियोस आप बहुत डालते हैं, वायरल करते हैं। वो तब के हैं जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था और फिट इंडिया कैंपेन हम चलाते थे। आजकल तो मैं इतना नहीं करता हूँ और इतना समय भी तो नहीं मिलते ना। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं आपकी बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसमें से आपका एक सॉन्ग भी है, तेरे जैसा यार कहाँ। सर, आप प्लीज़ उसकी 2 लाइनें हमें गाकर सुना दीजिए प्लीज़ सर। ये देखिए, ये आपके अदालत है, जज साहब के परमिशन के बिना कोई गाना गाएगा तो खामखा मुझे सजा मिलेगा। नहीं तो आप आइए सुनाए, बंदा की मांग को। जज साहब को भी शौक है आपके गाने सुनने का। हमारे वहाँ ऑफिसर, अरुणाचल के कुछ यंग ऑफिसर्स आए थे दिल्ली में, एक उनका स्वागत का कार्यक्रम था, तो उस समय 1-2 लाइन हमने गाए थे। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये था बस। किरण जी, आप इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बॉर्डर एरियाज में जाते हैं, अरुणाचल भी जाते हैं, गाना भी गाते हैं, फिटनेस भी करते हैं, तो काम कब करते हैं मंत्रालय का? फिटनेस और एक्टिविटीज़ ये भी तो बहुत बड़ा काम है। आदमी फिट नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। लेकिन ऑन सीरियस नोट, जो हम लोग गहराई से काम में इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ तो दिखाते नहीं है ना। जब हम बीच में गैप होकर के पब्लिक मीटिंग करते हैं या गैप टाइम निकाल करके हम एडवेंचर कुछ करते हैं, कोई प्रोग्राम जाते हैं, वही तो दिखते हैं। उस बीच में जो हम लोग पूरा डिवोटेडली फाइल करते हैं, सोचते हैं, रिव्यू मीटिंग लेते हैं, वो कैसे दिखाएंगे। हम सेक्रेटरी के साथ बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, वो कैसे दिखाएंगे। तो जो काम कर रहा होता है वो दिखता नहीं है, और जो गैप वाला पोर्शन है वो ज़्यादा दिखता है। अदरवाइज तो हम लोग अगर टाइम दिखा जाएगा, अगर मैं 16 घंटे काम करते हैं, उसमें इवेंट और लोगों से मिलना और पब्लिक मीटिंग जाना वो 30% होगा। 70% मंत्रालय का काम और इंटरनल पार्टी का या जो घर में मिलने का काम होता है वो। आपके इतना बिजी रहने से किसको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, उसकी एक अवेयरनेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। How can that be, Papa? My grandparents even doesn't come. They live in far village. Oh. All right, I'll try to come. I'm so busy these days. What to do? You have office, but still you say to your boss that I have to come to my daughter's school. वो कह रही अपने बॉस से कहिए आपको थोड़ी छुट्टी दे दे ताकि स्कूल जा सके उनके। वो ये थोड़ा पुराना 4 साल पहले का है। एक्चुअली मैं बेटी का ग्रैंड पेरेंट्स डे कुछ होते हैं, मैं तो स्कूल गया नहीं था, तो उसमें टीचर ने उनको कहा कि स्कूल में लेके आए पिताजी को। तो 2-3 दिन से मुझे कह रही थी कि आप स्कूल चलना है। मैं बोला मैं स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आखिरी वो रात जो वीडियो ऐसे ही मजाक से खींच रहा था, तो उस समय उन्होंने कहा कि अरे आपको बॉस को बता दो ना, बेटी का स्कूल का कार्यक्रम है, वो छुट्टी दे देगा। तो मैंने कभी शायद कहा था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो हम लोग मर्जी से थोड़ी घूम सकते हैं, विदेश वगैरह घूमना ये सब नहीं होते हैं। तो कही थे तो वो बॉस मतलब प्रधानमंत्री तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बॉस मानेगा अगर बेटी का नाम लेगा, तो यही कहा था। लेकिन ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी अपने मंत्रियों को न सोने देते हैं, न आराम करने देते हैं, बहुत काम देते हैं। तभी तो देश तरक्की हो रहा है आज। अगर कांग्रेस के समय में या पूर्व में, आपको पता है मिनिस्टर लोग गर्मियों में छुट्टी में जाते थे, यूरोप में फैमिली लेके जाते थे और कई हॉलीडे करते थे। 2014 के बाद
ये छुट्टी हॉलीडे शब्द तो मेरा डिक्शनरी से गायब हो गया, क्योंकि अभी इतना काम करना है जी, इतना काम करना है। पीएम का 1 मिनट वो नुकसान नहीं करते हैं, कैसे हम लोग बर्बाद कर सकते हैं टाइम को। इसलिए अभी तो देश को 2047 तक अमीर बनाने का, पूरा शक्तिशाली ताकतवर देश बनाने के लिए मोदी जी ने जो नींव रखा है, आगे चल रहा है, वो पूरा करना है। तो हम जैसे लोगों को तो बाकी चीज़ छोड़ना होगा और पूरा देश की जनता को एक साथ मिलकर के सिर्फ देश हित में ही काम करना होगा। आज हमने मुकदमा चलाया कानून मंत्री किरण रिजिजू पर। किरण जी, ने आपसे पूछा चाइना के बारे में, सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लॉ के बारे में बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आपके टाइम के बारे में, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में, और अच्छी बात है कि आपने हर सवाल का बेबाकी से खुलकर जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज दिवाकर के फैसले का। श्री किरण रिजिजू ने अपने ऊपर लगाए गए सारे सवालों का बहुत ही मजबूती से, बहुत ही साफगोई से जवाब दिया है। यह बात ज़रूर है कि वो सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ आलम चल रहा है कि लोग सही बात कहने से भी कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस भय से लोग चुप्पी साध लेते हैं। यदि हमारे संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान नहीं था तो इसको कहने में क्या हर्ज है? ये कहना चाहिए, जनतंत्र है, इस पर चर्चा हो। यदि बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा नहीं तय है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अदालत में जनता के वकील ने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आपको उसकी सेंसिटिविटीज़ का उतना अंदाज़ा नहीं, ये आरोप आप पे लगाया गया। पर अदालत इसे कमजोरी का लक्षण नहीं मानती, क्योंकि आप इंसाइडर बन जाते हैं तो सुधार करने की सोच ही नहीं सकते हैं। किरण रिजिजू साहब ने स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार नहीं हुआ। यदि अदालत में कुछ बड़े नामी गिरामी वकीलों की ही चलती है, स्टार सिस्टम बना हुआ है, और बहुत सारे ऐसे जज हैं जो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो उनकी फाइनल वर्डिक्ट में आती ही नहीं वो टिप्पणियां, उसको कहने में क्या हर्ज है? कहनी चाहिए ये सब बात। और एक और बात की, जो लोग जैसे कमिटेड जुडिशरी की बात करते थे, एक ही झटके में 3 बड़े जजों को सुपरसीड करके अपने मन माफिक, मन मुताबिक जज को चीफ जस्टिस बनाते थे, उनको ये सब आरोप लगाने से पहले कुछ सोचना चाहिए। अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है एक शर्त के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोग उतनी ही अच्छी हिंदी बोलते हैं जितनी कि हम बोलते हैं, इसको जो परिभाषित किया है, नॉर्थ ईस्ट की नई एक छवि दी है, उसको आगे बढ़ाएंगे और न्याय को सहज, सुलभ, सुगम बनाने का जो प्रयास है उसको जारी रखेंगे। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि किरण रिजिजू ने आज जिस बेबाकी के साथ बात की है, वो जीवन भर इसी सफाई के साथ बिना डरे अपनी बात कहते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाने के काम में लगे रहेंगे, और जो उन्होंने सपना देखा है 2047 के भारत का, वो सपना जरूर पूरा होगा। हम मिलेंगे आपसे आपकी अदालत में अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।